हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएच कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व। बीएच कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व किससे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बी एच कर्व, बी एच कर्व, ठीक है। जैसे बी एच कर्व नाम से ही पता चल रहा है हमारा, इसमें क्या है, बी और एच है। तो बी और एच के बारे में हम लोग को पहले जानना होगा कि ये क्या होता है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं बी और एच के बारे में। बी जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। दूसरा एच, एच फॉर क्या होता है, एच फॉर होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन आई अपॉन एल, ठीक। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इसका हम लोग को जो यूनिट है वो भी पता होगा। फाई, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होगा, पहले के क्लास में हम लोग ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एच है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आई अपॉन एल, ठीक। जिसमें एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न है, और आई क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो है। एल क्या है, एल है हमारा जो सोलेनॉइड या जो कॉइल है उसका लेंथ, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक। अभी तक कोई डाउट नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि कोई भी कॉइल है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक कोर है, इस कोर पे वाइंडिंग किए हुए हैं ऐसे, वाइंडिंग करके हम लोग इसमें सप्लाई कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये जो कोर है हमारा, ये कोर को जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो वाइंडिंग हम लोग किए हैं वो जब हम इसको बनाए तो उस समय जितना नंबर ऑफ टर्न रहा वो तो फिक्स हो गया। उसको हम लोग, ये जो वाइंडिंग है इसको तो बार बार हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये जैसे ही हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे थे उस समय जैसा बना दिए, ये वैसा ही बन गया। अब इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा जो कॉइल है इसका एरिया जो रहेगा, ठीक है, और लेंथ जो रहेगा और नंबर ऑफ टर्न जो रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया जो बी है, बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स पे, ठीक है। मतलब फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स घटेगा, उसके अनुसार हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के केस से हम लोग को पता चल रहा है कि एच जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारा करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। करंट का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके अनुसार हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो ये कुछ बात ऐसा था जो बेसिक था, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बीएच कर्व। बीएच कर्व क्या होता है, बीएच कर्व कुछ नहीं, हमारा बी और एच के बीच में हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और उसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच कर्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बनाए, ये हो गया हमारा एच, ये हो गया बी, बी एच, यही है हमारा बी एच का ग्राफ।
इसी पे हम लोग कुछ प्लॉटिंग करेंगे अभी, तो वो समझ में आएगा। अच्छा, तो B जो है वो हमारा फाई पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए हमारा इधर फाई भी रहेगा, ठीक है, B और फाई। यहाँ पे H है ना, H हमारा किस पे डिपेंड करता है, I पे भी डिपेंड कर सकता है ना, इसलिए H और I हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि ये BH कर्व क्या होता है। अच्छा, जनरली ये BH कर्व जो हम लोग बनाते हैं ना, ये हम लोग कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के बिहेवियर को देखने के लिए करते हैं कि उसमें हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कितना हो रहा है, या फर्दर हमारा उसमें उसका जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी कैसा है उसका स्टडी करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसमें रिटेंटिविटी कितना है उस, तो ये सब हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या है। तो हमारा जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें कोर है, ठीक है, इस ये हमारा क्या, हम लोग इसमें AC सप्लाई दिए हैं, AC सप्लाई दिए हैं। ठीक, तो AC सप्लाई हम लोग जैसे ही देंगे तो इसमें से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। आप लोग सबको पता है करंट फ्लो होगा, और ये भी आप लोग को पता है कि जहाँ करंट फ्लो हुआ वहीं हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। ठीक, इतना आप लोग को पता है। तो यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक है, इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आने का कारण क्या होगा ना, ये जो मटेरियल है, ये जो कोर मटेरियल है, इस मटेरियल में हमारा क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को ना कुछ रिटेन कर लेगा। तो क्या करेगा वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा है AC सप्लाई, जैसे ही हम इसमें देंगे, तो इस फोटो को थोड़ा सा साइड में बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो हम लोग को। जैसे यहाँ बनाते हैं इसको, ये वाइंडिंग है, ये AC सप्लाई है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो के कारण फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो AC सप्लाई जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, आप लोग को सबको पता है, वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ बना देते हैं। ठीक, ये है करंट, ये है हमारा ओमेगा टी। ठीक है, इतना तो आप लोग को बेसिक पता ही है कि ये हमारा साइन वेव का ग्राफ है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जैसे ही हम लोग इसमें इस कॉइल में ये AC सप्लाई दिए तो कैसा होने, क्या कैसा ये जो कोर है वो कैसा बिहेव करने लगा, उसी को हम लोग अब इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये 0 से इस पॉइंट तक, मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, 0 to 90 डिग्री वाले पोर्शन में हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग नाम दे देते हैं 0 to A। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे करंट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, ये H का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये H का वैल्यू भी बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, और करंट के बढ़ने से क्या होगा, हमारा फाई भी बढ़ेगा, और फाई बढ़ने से बी भी बढ़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे करंट बढ़ेगा हमारा, करंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये फाई भी बढ़ेगा और एच भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा ऐसे आएगा। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो कोर है इस कोर में क्या हो जाएगा कि सेचुरेशन आ जाएगा, मतलब हम लोग कितना भी करंट बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारा और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन पाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये जो कोर है उसके अंदर का जो डाइपोल है वो सारा डाइपोल किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो गया। जैसे मान के चलते हैं हमारा ये जो कोर है, इस कोर का एक पोर्शन ले लिए, अब इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या रहता है ना कि ये मैग्नेटिक डाइपोल्स जो रहते हैं ना वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, इनका कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, आप लोग को पता है अच्छे से। जैसे ही हम लोग इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या है, नो करंट, नो करंट के केस में हमारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स इधर उधर बिखरे हुए हैं।
लेकिन जैसे ही हम लोग इसे यहाँ पे करंट सप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल्स एक पार्ट जितने भी इसके डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे एक करंट लेवल में वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो या एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि कोई एक करंट लेवल होगा, जिस करंट लेवल में क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सारे का सारा एक ही डायरेक्शन में वो चला जाएगा। उसके बाद हम लोग कितना भी करंट का वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ही नहीं, तो इसीलिए वो और उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता है। सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मुँह करके बैठे हुए हैं, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेचुरेशन बोलेंगे। तो ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक सेचुरेशन हो रहा है। मतलब ये 0 से लेके ये ए तक जब पहुँच रहे हैं तो ये क्या है, मैग्नेटिक सेचुरेशन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे 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 करंट घट रहा है ना, वैसे वैसे क्या होगा, देखो ये तो हमारा 0 से ए तक इस तरह का कुछ गया, लेकिन क्या होगा कि जिस तरह से ये गया है ना, करंट घटने पे वापस अपने सेम डायरेक्शन पे नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो दूसरे डायरेक्शन में आएगा। वो कुछ इस तरह से ऐसे ये डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे डायरेक्शन में आएगा ऐसे, तो रिटर्निंग के टाइम पे ये कुछ एक ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये ए से बी वाले पॉइंट में, ए से लेकर बी वाले पॉइंट में हमारा क्या है, बी वाले पॉइंट में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि करंट तो हम लोग का 0 हो गया है, ठीक है। करंट हम लोग का 0 हो गया है, ये जो करंट है ये 0 है, लेकिन इस केस में हमारा क्या है, इस केस में क्या है हमारा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये 0 नहीं है। बी यहाँ पे लिखते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ के एक उस पॉइंट पे रुक जाएगा जहाँ पे और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल सारे एक डायरेक्शन में हो चुके हैं, चाह कर भी वो और नहीं बढ़ सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेचुरेशन बोलेंगे, मैग्नेटिक सेचुरेशन बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही फिर करंट हमारा घटा, ए टू बी आया, उस केस में क्या होगा, ये हमारा आकर इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग को क्या दिख रहा है, इस पॉइंट में हम लोग को करंट का जो वैल्यू है वो तो 0 दिख रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 नहीं दिख रहा है, उसका कुछ एक वैल्यू है। ये वाला जो हमारा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे ये कुछ एक वैल्यू है, ये 0 नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ड्यू टू रिटेंटिविटी आता है, ड्यू टू रिटेंटिविटी रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं BR से, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, BR है। अब क्या होगा, अब हमारा वापिस B से लेकर इधर इस पॉइंट तक आते हैं, C पॉइंट तक आते हैं, ठीक है। B से लेकर जब हम लोग C पॉइंट तक आएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा डायरेक्ट नेगेटिव पे नहीं जाएगा। B से हमारा जो C है ये तो पूरा नेगेटिव करंट है ना, लेकिन नेगेटिव करंट यहाँ पे, ये जो करंट है, ये जो करंट का वैल्यू है, ये हमारा करंट जैसे जैसे घटेगा वो फ्लक्स को डायरेक्ट 0 नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो फ्लक्स है हमारा, ये जो फ्लक्स है, पहले ये रेसिडुअल जो फ्लक्स है इसको कंपनसेट करने का काम करेगा। हमारा जो ये करंट का वैल्यू है माइनस वाला, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये हमारा रेसिडुअल जो फ्लक्स है इसको पहले कंपनसेट करके 0 पे लाएगा। उसके बाद हमारा जो नेगेटिव वाला वैल्यू है वो फिर हमारा कुछ इस तरह से आके यहाँ पे फिर सेचुरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक सेचुरेशन हो गया है। मतलब इस पॉइंट के बाद और हमारा क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा,
ठीक है। सिमिलरली फिर इधर से जब हम लोग वापस उठेंगे यहाँ पे डी, ये जो सी से लेके डी वाला जो पार्ट है, सी से लेके डी वाले पार्ट में कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी आई तो करंट तो जीरो है, करंट का जो वैल्यू है, ये करंट का वैल्यू है, ये तो जीरो है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी नेगेटिव में है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी नेगेटिव में है, वो जीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ एक वैल्यू है। तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग को फिर फर्दर डी से लेकर ई तक जाना पड़ेगा। डी से लेकर स्मॉल ई कर देते हैं इसको, डी से लेकर स्मॉल ई तक हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखते हैं इम्पॉर्टेंट इसमें, इस ग्राफ में बस दो चीज़ है कि हमारा जब फर्स्ट में जब ग्राफ उठना चालू हुआ, ऐसे यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक सेचुरेशन होता है। मैग्नेटिक सेचुरेशन होने के बाद जब हमारा नेगेटिव में जब यहाँ पे आने लगा, ये वाला ए टू बी वाला पॉइंट में, ए टू बी वाले पॉइंट में क्या होगा, जब घटने लगा तो वो अपने इस पाथ, सेम पाथ पे ये रिटर्न नहीं आएगा, ये दूसरे पाथ पे रिटर्न आएगा। ठीक है, दूसरे पाथ पे रिटर्न आने के बाद जब हमारा करंट का वैल्यू यहाँ पे जब जीरो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करंट का वैल्यू तो जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो नहीं है। ये इसीलिए नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, ये जो कोर है, ये कोर जनरली, ये हमारा कोर किस तरह का रहता है, ये हमारा रहता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर हम लोग आयरन का बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जनरली जो ये आयरन है, ये आयरन में क्या होगा, ये इसमें एक ऐसा गुण होगा जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा ना, वो अपने अंदर रिस्टोर करके रखेगा, अपने अंदर वो रिटेन करके रखेगा। तो इसीलिए रिटेंटिविटी के कारण इसमें क्या होगा, रेसिडुअल फ्लक्स रहेगा, रेसिडुअल फ्लक्स उसमें रहेगा उस कोर में। मतलब कि जब हम लोग करंट तो जीरो दे रहे हैं, करंट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है, उसमें मैग्नेट जैसा उसमें क्षमता है, उसके अंदर मैग्नेट जैसा क्षमता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंटिविटी के कारण रेसिडुअल फ्लक्स है बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग और जब नेगेटिव में आते हैं, बी से सी वाले पोर्शन में, उस समय क्या होगा कि बी से सी वाले पार्ट में ना कुछ हो सकता है, इतना नेगेटिव पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट में हमारा क्या लग गया, हमारा थोड़ा सा जो फ्लक्स था उसको जीरो करने में लग गया। ठीक है, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, इसको जीरो करने में लग गया, कुछ हमारा करंट, नेगेटिव करंट खर्च हो गया। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पे आया, ये इस पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, वो जीरो नहीं है, उसका कुछ नेगेटिव में वैल्यू है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट, इसको बोलेंगे कोर्सिव फोर्स। वो क्या है, हमारा कोर्सिव फोर्स है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जनरली ये होता क्या है, बेसिकली ये BH कर्व ये बनता कैसे है, ये क्या है। तो हम लोग का बस इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, मैग्नेटिक सेचुरेशन होता है और वो अपने सेम पाथ पे रिटर्न नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स रिटेंटिविटी के कारण रहता है कोर में। तीसरा क्या याद रखना है कि हमारा एक कोहेरेसिव फोर्स लगता है। ये कोहेरेसिव फोर्स क्या है ना, ये वह फोर्स है जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को खत्म करने में लगने वाला ऊर्जा। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को जीरो करने के लिए हम लोग के पास जितना हम लोग को एनर्जी लग रहा है, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएर्सिव फोर्स बोलेंगे। उसके बाद सिमिलरली वो यहाँ पे सी तक आ गया, इस पॉइंट तक आया, उसके बाद सी से जब ये वापस उठने लगा तो फिर सिमिलरली ये इधर उठने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स का वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, इस पॉइंट में हम लोग सिमिलरली देखेंगे कि करंट तो हमारा क्या है, जीरो है, करंट तो हमारा जीरो है, ये जो करंट का वैल्यू है ये तो जीरो है, लेकिन
हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव में है। कहने का मतलब ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं मैग्नेट कोर है। अगर पॉजिटिव हाफ में डायरेक्शन इधर था तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो कुछ उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमारा ये वाला फ्लक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला ये पोर्शन, तो पॉजिटिव हाफ के केस में तो ये जो उल्टा साइड वाला जो फ्लक्स है नेगेटिव हाफ के लिए ये वाला फ्लक्स है। ठीक है, आप लोग को लगभग इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो कुछ अभी टर्म बात किए ना हम कि रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, कोर्सिव फोर्स क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको इरेज कर देते हैं। कर्व के बारे में आप लोग का आइडिया हो गया होगा, BH कर्व क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है। रेसिडुअल फ्लक्स इसको किससे डिनोट किए थे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे जो बना हुआ था ना BR, B फॉर फ्लक्स, R फॉर रेसिडुअल, रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता था, रेसिडुअल फ्लक्स जो होता था इसको हम लोग फ्लक्स स्टोर्ड इन मटेरियल, फ्लक्स स्टोर्ड इन मटेरियल व्हेन करंट इज रेड्यूस्ड या फिर करंट इज रिमूव्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इज रिमूव या फिर करंट इज रेड्यूस्ड टू जीरो, दैट टाइम द फ्लक्स प्रेजेंट इज कॉल्ड रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं फ्लक्स stored in material when current is reduced to zero और removed। ठीक है, फ्लक्स स्टोर्ड इन मटेरियल व्हेन करंट इज रेड्यूस्ड टू जीरो और रिमूव्ड, मतलब जब हम लोग किसी भी मटेरियल में, जनरली फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में करंट का जो फ्लो है उसको हम लोग एक तो जीरो तक कम कर देते हैं या फिर हम लोग उसको हटा देते हैं, फिर भी फ्लक्स स्टोर रहता है उस मटेरियल में, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। और रेसिडुअल फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं रिटेन फ्लक्स, रिटेन फ्लक्स। और ये जनरली किसके कारण आता है, ये आता है ड्यू टू रिटेंटिविटी, ड्यू टू रिटेंटिविटी हमारा आता है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो है करंट जीरो होने पर भी कुछ मात्रा में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्टोर रह जाता है किसी भी मटेरियल में, उस रेसिडुअल फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस फ्लक्स को रेसिडुअल फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग कोएरेसिव फोर्स। कोएरेसिव फोर्स, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग HC से डिनोट करते हैं, H फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और C फॉर कोएरेसिव। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाले ये में था ना,
तो इसीलिए H वाला, H से नाम हम लोग इसको देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ H या फिर नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन टू द मटेरियल टू रिड्यूस रेसिडुअल फ्लक्स। मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी given to the material to reduce residual flux to zero value, मतलब जीरो करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्सिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H टू reduce residual flux to the value 0 is called coercive force। मतलब हमारा रेसिडुअल फ्लक्स को कम करने के लिए जो नेगेटिव वैल्यू में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक फोर्स लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। ग्राफ जो अभी देखे थे उसमें और अच्छे से क्लियर हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्ट्रेसिस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आ जाएगा, हिस्ट्रेसिस। देखिए, हिस्ट्रेसिस जो होता है ना, वो सिंपली अगर एक लाइन में अगर बोला जाए तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं बी लैक्स H और H लीड्स B लैक्स H और H लीड्स B is called हिस्टेरेसिस, ठीक है। मतलब B जो है वो लैग करता है H से B लैग करता है, या फिर H जो है वो लीड करता है B से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस बोलेंगे। तो अभी जो ग्राफ बनाए थे उसमें आप लोग को ये चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है उसके बारे में, तो इसको इरेज कर देते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस देखते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन देयर इज अ पावर लॉस इन मटेरियल, ठीक है। मतलब जो कोर है उस कोर में क्या होता है कि लगातार एक मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, उसके कारण क्या होगा, एक पावर लॉस होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। नहीं समझ में आया, एक और हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट इन मटेरियल, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट इन मटेरियल देयर इज अ लॉस विच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। नहीं समझ में आ रहा, देखिए बताते हैं। ये हमारा कोर है, हम लोग इसमें एसी सप्लाई दिए हैं, तो मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ के लिए हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल्स कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है।
फॉर दिस, ये पॉजिटिव हाफ के लिए। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा, हमारा जो ये मटेरियल है इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं हमारा जो करंट जो एंटर कर रहा है अब इधर से एंटर कर रहा है, ठीक है, अब इधर से एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन हो जा रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है फॉर नेगेटिव हाफ। ये हो गया नेगेटिव हाफ के लिए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ के लिए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव हाफ में हमारा ये जो है करंट अगर मान लेते हैं ऐसे कुछ इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे फ्लो हो रहा है अगर इसको जानना है तो ऐसे हम बना सकते हैं उसको, देखिए बैटरी के टर्म में मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ में इधर पॉजिटिव है तो इस केस में ऐसे करंट फ्लो हुआ। नेगेटिव हाफ में मान लेते हैं इधर वाला पॉजिटिव हो गया, इधर वाला नेगेटिव हो गया, उस केस में हमारा जो करंट का डायरेक्शन हो गया वो इधर से आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जब करंट इधर से आएगा और करंट इधर से आएगा, समझ में आ गया होगा वो क्यों हम बोल रहे थे। तो उसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल्स है उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जा रहा है। तो इसी को हम बोल रहे थे कंटिन्यूअस reversal of current, continuous reversal due to reversal of current, due to reversal of current in material। इसको लिख लेते हैं due to reversal of current in material, due to reversal of current in material there is a loss, there is a loss which is called hysteresis loss, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसमें क्या लिखें, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट, जो करंट जो है वो रिवर्स हो रहा है, मतलब एक बार इस डायरेक्शन से जा रहा है एक बार इस डायरेक्शन से आ रहा है, उस कारण क्या होगा सडन रिवर्स होने के कारण ना कुछ उसको थोड़ा सा एक टाइम लग जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक रोड है, उस रोड में हम 10 लोग चल रहे हैं, अचानक क्या हुआ हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अचानक क्या बोलते हैं कि चेंज हो जाओ इस डायरेक्शन में जाओ, तो इस डायरेक्शन में अब आने लगे। तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग जा रहे थे, मतलब जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे थे ऐसे, और फिर जब अचानक मुड़े इधर तो मुड़ने में जो हमारा एनर्जी खर्च हुआ ना, और फिर हम लोग लेफ़्ट टू राइट इस साइड जाने लगे, तो मुड़ने में जो एनर्जी हमारा खर्च हुआ ये इसके कारण क्या होता है एक लॉस होता है हमारा, वही लॉस है क्या हिस्टेरेसिस लॉस है। सिमिलरली ये जो डाइपोल्स है ये जब इस डायरेक्शन में है, अचानक जब करंट का डायरेक्शन इधर से आ जाएगा उस केस में क्या होगा, ये जो डाइपोल है ये घूमेगा, ये घूम के इधर आएगा, तो घूमने में इसको एक एनर्जी लगेगा, वही एनर्जी क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं हिस्टेरेसिस लॉस बोल रहे हैं। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक और हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू continuous due to continuous magnetization and demagnetization, due to continuous magnetization and demagnetization there is a power loss which is called hysteresis loss, ठीक है। मतलब लगातार जो हमारा करंट जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव हाफ में हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और नेगेटिव हाफ में डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इसके कारण हमारा जो मटेरियल है उसमें एक पावर लॉस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हिस्टेरेसिस लॉस बोलेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा साइनोसॉइडल वेव है ये हमारा जनरली जो इंडिया में जो एसी करंट हम लोग यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज होता है। कहने का मतलब एक सेकंड में ये जो हमारा एक साइकिल बना है ना वो 50 साइकिल ऐसा बनेगा, मतलब एक सेकंड में ये जो चीज़ है वो 50 टाइम्स रिपीट होगा। तो 50 टाइम्स रिपीट होगा एक सेकंड में, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बार इसको जो डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होगा इसमें, या फिर करंट का जो रिवर्सल होगा कितना ज़्यादा होगा एक सेकंड में ही, तो तुरंत उसको क्या होगा कि ये जो डाइपोल्स है वो सडनली चेंज होंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, उसके कारण एक एनर्जी
वेस्ट होगा, उस एनर्जी वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्ट्रेसिस लॉस बोलेंगे। उस एनर्जी लॉस को क्या बोलेंगे, हिस्ट्रेसिस लॉस बोलेंगे। तो आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर हम आप लोग से पूछें कि हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हमारे डीसी के केस में होगा क्या, तो नहीं, डीसी के केस में हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा करंट का रिवर्सल ही नहीं होगा। यहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ करंट जो है डीसी के केस में क्या होता है, हमारा जो ये पॉजिटिव ऐसे डायरेक्शन होता है ना, इसमें ना पॉजिटिव हाफ है ना नेगेटिव हाफ है, इसमें हमारा एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली हमारा जो करंट का वैल्यू है वो एक ही पोलरिटी में हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जिसके कारण से क्या है, हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हमारा नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में कि इन डीसी देयर इज नो हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है। दूसरा कि हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फिर और एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जो बी एच कर्व बनाया था ना, तो एरिया ऑफ बी एच कर्व पे भी हमारा ये हिस्ट्रेसिस लॉस डिपेंड करता है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बी एच कर्व। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये क्या बोल रहे हैं सर आप, तो इसका मतलब है, ये इसको इरेज कर दे रहे हैं इधर, इधर बी इधर एच, बी एच। देखो ये हिस्ट्रेसिस लूप कुछ इस तरह से बन रहा था ना, ठीक है, ये एक हिस्ट्रेसिस लूप बना, एक ये हिस्ट्रेसिस लूप बना, ठीक, इसका एरिया हम लोग को पतला दिख रहा है, इसका एरिया थोड़ा सा मोटा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो या फिर इसका विड्थ जो है हमारा वो कम है, इसका विड्थ जो है वो ज़्यादा है, तो हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो हमारा बी एच कर्व का विड्थ पर भी डिपेंड करेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, इस तरह का हमारा ग्राफ दे देगा और ए बी सी इस ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन से ग्राफ में हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस ज़्यादा है, तो जिसमें हमारा एरिया सबसे ज़्यादा दिखेगा जिस बी एच कर्व का, तो वो वाला क्या हो जाएगा हमारा, उसका हिस्ट्रेसिस लॉस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया पे भी हमारा डिपेंड करता है क्या, हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। शेप ऑफ BH कर्व फॉर एयर, एयर के केस में हमारा BH कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये था यहाँ पे B, यहाँ पे H, इस तरह का, मतलब जैसे जैसे हमारा जो करंट बढ़ेगा, ये जो है ऐसे पॉजिटिव हाफ के लिए जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो ये वैसे ही वापस चला गया और सेम हमारा इसी पाथ पे ये वापस आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और फिर नेगेटिव में भी ऐसे ही वापस आएगा, फिर सेचुरेशन तो इसमें होगा नहीं, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे और होते चला जाएगा और फिर वापस हमारा इधर वापस हो जाएगा नेगेटिव हाफ के लिए। ठीक है, तो कुछ जो BH कर्व जो होगा वो एयर कोर के लिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि शेप ऑफ BH कर्व फॉर एयर इज लीनियर बिकॉज देयर इज नो सैचुरेशन इन एयर। शेप ऑफ BH curve for air is linear due to there is no, या फिर ऐसे लिख सकते हैं because due to air has not
सेचुरेशन, ठीक है। एयर का कोई सेचुरेशन नहीं होता है। एयर में हम लोग जितना करंट बढ़ाते जाएंगे उतना वो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आते जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है एयर कोई मीडियम का। और एक पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BH कर्व इज 0 फॉर एयर। एरिया ऑफ BH कर्व इज 0 फॉर एयर ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस विल 0 ड्यू टू, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BH कर्व इज 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एरिया कुछ दिख रहा है क्या BH कर्व का? कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ BH कर्व इज 0, सो हिस्टेरेसिस लॉस फॉर एयर कोर इज 0। हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा एयर कोर का वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और एयर जो है वो हमारा क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो इसीलिए इसमें हमारा क्या है, जो सेचुरेशन होगा वो नहीं होगा। एयर जो है हमारा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इस पॉइंट को भी लिख दीजिए यहाँ पे, एयर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एयर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, so there is no saturation, ठीक है। तो अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि एयर कोर के लिए हमारा जो BH कर्व होगा उसका एरिया कितना होगा, तो एरिया उसका 0 होगा। BH कर्व किस तरह का होगा, तो BH कर्व जो होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। फिर एयर जो है वो हमारा किस तरह का मटेरियल है, तो एयर जो है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को सब ये सब पॉइंट जो जो अभी हम डिस्कस किए वो सब समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या क्या देखें, आज हम लोग देखें BH कर्व के बारे में कि BH कर्व बनता कैसे है, उसमें रिटेंटिविटी क्या होता है, रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है, कोएर्सिव फोर्स क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, और BH कर्व जो है वो एयर के केस में कैसा होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।